वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव और मेंस के पर्सपेक्टिव दोनों के लिए डीप में एक एक वन बाय वन टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि कर्टेसी इसकी पूरी स्पेक्ट्रम की बुक को है और हम उसको ही कवर करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी रिलायबल सोर्स है ये, जो कि राजीव आहिर और कल्पना राजाराम जी ने लिखी है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए भी है। तो इसको रेफरेंस रखते हुए हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवियल, ये सब कंटिन्यूअस हिस्ट्री है। एंशियंट के बाद मिडिवियल, मिडिवियल के बाद मॉडर्न। इसको हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि ये एक दूसरे के बीच ओवरलैप भी होती है और एक खत्म होता है दूसरा शुरुआत हो जाता है। तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? ऐसा माना जाता है कि 15th सेंचुरी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जब से एडवेंट ऑफ यूरोपियन में 1498 को जब पोर्टुगीज इंडिया में आते हैं तब से। तो वहाँ पे लेटर मुगल का पीरियड भी चल रहा होता है। मिडीवियल में मुगल होते हैं लेकिन लेटर मुगल है, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सबसे पहले आए पोर्टुगीज, और इसको याद करने के लिए मतलब कौन कौन से यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए, तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, PDE PDEDF। मतलब पी फॉर पोर्टुगीज जो 1498 में आए, फिर डी फॉर डच, डच उसके 100 साल बाद आए थे करीबन। फिर PDE फॉर इंग्लिश, फिर दूसरा डी है वो डेनिस का है, और एफ है फ्रांस का। तो ये सीक्वेंस में इसके सीक्वेंस है कौन कौन से यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए। तो अब क्वेस्ट एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, मतलब कि इंडिया में आने के लिए सी रूट को खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं पहले। तो पहले कोई चीज़ यहाँ पे आती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर है यानी कि कोई खींचने वाला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या है? वो है इंडिया के जो प्रोडक्ट थे, जैसे कि कैलिकोज यानी कि कॉटन फैब्रिक, स्पाइस, फिर सिल्क और स्टोन। तीन एस है, स्पाइस, स्पाइसिस, सिल्क और स्टोन, और एक है कॉटन फैब्रिक। तो इंडिया में से इस सब की एक्सपोर्ट होती थी और वहाँ पे जाके यूरोपियन की कंट्री में जाते जाके वहाँ पे बिकती थी काफ़ी ज़्यादा भाव में। तो यूरोप में काफ़ी डिमांड थी इंडिया के स्पाइसेस, स्टोन, सिल्क और कॉटन फैब्रिक की। पहले 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर था, तब यूरोपियन से इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में आने के लिए इजीली रूट अवेलेबल था। लेकिन अब होता ये है कि अरब का डोमिनेंट इस्टेब्लिश हो जाता है इजिप्ट और पर्सिया में, और यूरोप और इंडिया के बीच जो डायरेक्ट कांटेक्ट था, जो रोड के थ्रू था, वो डायरेक्ट रहता नहीं है, वो डिक्लाइन हो जाता है। और 1453 में जो ऑटोमन एम्पायर था, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि यरूशलेम वाला हिस्सा है, कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो है उनका कब्जा हो जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जो टर्की वाला हिस्सा है वहाँ पे, जो टर्की यूरोप से कनेक्टेड है वहाँ पे। इसी वजह से जो ट्रेड रूट था यूरोपियन पावर्स का इंडिया के साथ, वो ख़त्म हो जाता है और अरब की वहाँ पे मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है मुस्लिम की, क्योंकि वहाँ से जाने वाले ट्रेड में वो काफ़ी ज़्यादा 10 टाइम्स वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो इंडियन गुड्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं यूरोप के लिए। एक फैक्टर ये था कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन टर्क्स का
डोमिनेंस हो जाना एक रीज़न था कि सी रूट टू इंडिया को इनकरेज करता है। दूसरा ये था कि 15th सेंचुरी में शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप होती है यूरोप में। और यूरोप में साथ साथ जो एग्रीकल्चर के लिए प्लाव, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट, ये सब डेवलप हो जाता है। इसलिए वहाँ पे जो डिमांड है इंडिया के गुड्स की वो भी बढ़ जाती है और शिप बिल्डिंग नेविगेशन भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से अब यूरोप में कोई पावर ऐसी तैयार होनी चाहिए जो इंडिया में जाके ये उनके जो प्रोडक्ट है उनको लेके वापस आए। तो वेनिस एंड जीनोआ है, वो ट्रेड रूट के थ्रू उनको ऑटोमन टर्क के बियॉन्ड कोई रास्ता है इसको शोध करने के लिए वे इंस्पायर होते हैं, वेनिस और जीनोवा। तब जब यूरोप में पोर्टुगीज और स्पेन, ये दो कंट्री थी जिनके पास मनी और मैन दोनों थे। तो इसके लिए जो जिनोवा है वो अपनी शिप और टेक्नोलॉजी पोर्टुगल और स्पेन को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि वाई देयर वाज द इंस्पिरेशन फॉर द क्वेस्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। तो सबसे पहला रीजन ये है कि ऑटोमन एम्पायर का कॉन्स्टेंटिनोपल पे डोमिनेंस हो जाना। फिर मुस्लिम अरब मुस्लिम ने वहाँ पे टैक्स सिस्टम बढ़ा जाते हैं। फिर तीसरा रीजन ये है कि यूरोप में टेक्नोलॉजी और शिप बिल्डिंग नेविगेशन का डेवलपमेंट हो जाना और यूरोप में भी मार्केट का इमरजेंस ज़्यादा हो जाना। उसके साथ साथ ये पोर्टुगल और स्पेन है, उनको वेनिस और जिनोवा सपोर्ट करते हैं। और लास्ट रीजन ये है कि उनको क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है उसको भी स्प्रेड करवाना था, ये एक रीजन भी है। तो अभी आगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टोरी में होता है कि हिस्ट्री में उस वक्त यूरोप में हेनरी पोर्टुगल में एक प्रिंस थे, उनका नाम है हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर भी बोला जाता था। तो उनको उस समय के किंग जो पोप निकोलस 5 थे, पोर्टुगल के पोप निकोलस 5, उन्होंने इनकरेज किया हेनरी द नेविगेटर को 1454 में कि आप जाइए और इंडिया जाने के लिए सी रूट को खोजिए। लेकिन हेनरी के जीते जी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर 1494 में एक ट्रीटी होती है पोर्टुगल और स्पेन के बीच, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे कि मेरा अगर इंडिया खोज लेंगे तो हमारा वहाँ पे कब्जा होगा। तो उसके साथ साथ अब वेस्ट में भी अमेरिका का भी इमरजेंस हो रहा था। तो दोनों के बीच, पोर्टुगल और स्पेन के बीच काफी कंपटीशन बढ़ गई। तो उन्होंने एक ट्रीटी कर ली, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में, जिसके अकॉर्डिंग एक पोर्ट था जिसको कैप वर्डे आइलैंड भी बोलते हैं। तो कैप वर्डी आइलैंड है, उसकी उसके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन वर्टिकली सोची गई और उन्होंने ट्रीटी कर दी कि जो कैप वर्डी आइलैंड है उसके वेस्ट में स्पेन का कंट्रोल रहेगा और उसके ईस्ट में जो भी टेरिटरी मिलेगी उसको पोर्टुगल का कंट्रोल होगा उस पर। तो इसके अकॉर्डिंगली अभी जो आ, वो लोग मिशन भी बेचते हैं, तो ईस्ट में पोर्टुगल बेचते हैं और वेस्ट में स्पेन वाले बेचते हैं। तो 1487 में भी एक प्रयास हुआ था, जॉन टू राजा थे उस वक्त के, उन्होंने एक नेविगेटर को भेजा था जिनका नाम है बार्थोलोम्यू। और बार्थोलोम्यू डियास है वो, जो अफ्रीका में साउथ जो उनका जो कैप है, कैप ऑफ गुड होप, वहां तक वो पहुंचे थे। और उसके ईस्ट तक जाने में वो उसके वहां तक पहुंचे, लेकिन उसके ईस्ट तक इंडिया तक जाने के लिए
वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो उनके 10 साल बाद, यानी कि 1498 में वास्को द गामा आए। वास्को द गामा इसमें सक्सेसफुल रहे और वो केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गए। वहां से फिर गुजरात के एक अब्दुल माजिद नाम के एक पायलट थे। उनके सपोर्ट से, उनके गाइडेंस से वो फिर इंडिया में पहुंचते हैं। और साउथ में जो केरला है, वहाँ का एक कालीकट पोर्ट है, वहाँ पे मई 1948 में पहुंच जाते हैं। और उस वक्त कालीकट के राजा थे जामोरी, जिन्हें समूथिरी भी बोला जाता था। तो जब यूरोपियंस इंडिया में आए तब जामोरिन को और इंडिया के काफी राजा को ऐसा कुछ पता नहीं था कि ये लोग यहाँ पे डोमिनेंस करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए आए हैं। उनको तो ऐसा ही था कि ये सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, यहाँ से इंडिया के जो कॉटन प्रोडक्ट है, सिल्क है, स्टोन है, स्पाइसेस है, ये लेके जाके वहाँ पे बेचेंगे। तो वास्को द गामा वहाँ पे जाते हैं तो जामोरिन उनको काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली रिसेप्शन देते हैं। और कॉम्पिटिटर में, पोर्टुगल के कॉम्पिटिटर में क्या था कि वहाँ पे जो अरब लोग थे, अरब ट्रेडर, अरब मर्चेंट, उनका कंपटीशन था। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबसे पहले पोर्टुगीज तो यूरोपियन पावर में आए थे। इससे पहले काफ़ी फॉरेन पावर यहाँ पे आ चुके थे, जैसे कि अरब लोग थे, फिर ईस्ट अफ्रीका के लोग थे, चाइनीज भी थे, जो इंडोनेशिया जावा वाले रीजन के जावानीज भी थे। लेकिन यूरोपियन में सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज को इन सब से कंपटीशन था। तो पोर्टुगीज यहाँ पे मोनोपोली चाहते थे। तो वास्को द गामा 3 महीने के लिए इंडिया में रहते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं, वो रिच कार्गो लेके जाते हैं और स्पाइसेस वहाँ पे बेच देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से वो काफ़ी गुना प्रॉफिट उनको मिलता है यूरोप में बेच के, यहीं जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं उसको। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो मुस्लिम कॉन्स्टेंटिनोपल पे अपना डोमिनेंस जमा के टैक्स ले रहे थे, वो 10 गुना था। अब वो 10 गुना कम हो जाके सी रूट से जाके उनको वो प्रॉफिट में मिल जाता था, मर्चेंट्स को, यूरोपियन को। तो वास्को द गामा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। फिर वास्को द गामा 1498 में आए थे। अब उनके बाद 2 साल बाद 1500 की साल में जो नेविगेटर आए उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज काब्राल। काब्राल यहाँ पे आए तो उनको लगा कि अरब मर्चेंट का काफ़ी डोमिनेंस है और लोकल भी उनके अगेंस्ट थे, तो लोकल के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है, जिसमें काब्राल के भी काफ़ी लोग मारे जाते हैं और लोकल लोग भी काफ़ी मारे जाते हैं। फिर काब्राल को सक्सेस मिल जाती है, वो लोकल के अगेंस्ट जो उनकी सी पावर है, शिपिंग वगैरह की मदद से वो जीत तो जाता है। लेकिन थोड़े पोर्टुगीज और लोकल के बीच में रिलेशन काफ़ी बिगड़ जाते हैं ड्यू टू कैब्राल, अल्वारेस काब्राल। फिर उसके 1 साल बाद वास्को डी गामा वापिस आ जाते हैं। एक महत्व की चीज़ यहाँ पे ये है कि काब्राल ने एडवेंटेजियस ट्रीटी की थी लोकल्स रूलर ऑफ कोचिन और कैन्नौर के साथ। अब यहाँ पे वास्को डी गामा 1501 में आते हैं, वो जामोरिन वापस आ जाते हैं। तो जामोरिन उनको ज़्यादा भाव नहीं देते क्योंकि काब्राल ने लोकल के साथ लड़ाई की थी। फिर वास्को डी गामा अपनी टैक्टिक्स, डिप्लोमेसी से उनको मना लेते हैं और फिर फैक्ट्री, यहाँ पे फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री इंडिया में वो इस्टेब्लिश करते हैं कैन्नौर में। फिर बाद में ग्रेजुअली कलकत्ता में भी होती है और कोचीन में भी होती है। तो पोर्टुगीज की फैक्ट्री कैन्नौर, फिर कलकत्ता और कोचीन में इस्टेब्लिश हो जाती है। और उनके बाद फिर एक रिवाइज कर लेते हैं पहले की। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये लेक्चर का जो समरी ये है कि यहाँ पे यूरोपियन क्यों आए। तो पहले तो ये था कि
कॉन्स्टेंटिनोपल पे जो ऑटोमन एम्पायर का डोमिनेंस था, मुस्लिम अरब ट्रेडर्स ने टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे। फिर यूरोप में शिप बिल्डिंग और उसके साथ जो नेविगेशन है उसकी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही थी। यूरोप में मार्केट काफ़ी बढ़ रहा था। फिर उनको जिनोवा वेनिस ने पोर्टुगल स्पेन को सपोर्ट भी किया था मैन और मनी के साथ। और उनके बाद क्रिश्चियनिटी को उनको स्प्रेड भी करना था। तो सबसे पहले यहाँ पे हेनरी द नेविगेटर को वहाँ पे निकोलस फाइव ने सपोर्ट किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर यहाँ पे बोथोलोम्यू आते हैं, क्या गुड होप तक आते हैं। उसके बाद वास्को द गामा 1498 में आते हैं। वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ड्यू टू गुजराती मर्चेंट जो होता है अब्दुल माजिद की वजह से। और अब्दुल माजिद के बाद वहाँ पे वास्को द गामा जामोरिन के वहाँ पे आते हैं कालीकट तट पे ऊपर। और उनको काफ़ी ज़्यादा रिसेप्शन फ्रेंडली मिलता है और वहाँ पे 3 महीने रहकर वापस यहाँ के कार्गो भर के जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। फिर 1498 के बाद 2 साल के बाद यहाँ पे पोर्टुगल मर्चेंट आते हैं, एक एल्वरास काब्राल। उनका लोकल के साथ झगड़ा हो जाता है और वो कोचिंग और यहाँ पे लिख सकता है ट्रीटी कर लेते हैं लोकल कोचिन और कैन्नौर के साथ। फिर 1501 में वास्को द गामा वापिस आते हैं। जामोरिन उतना अच्छा उनको रिस्पॉन्स नहीं देते, फिर भी उनको मना लेते हैं। और कैन्नौर और बाद में कलकत्ता कोचिन में यहाँ पे वो फैक्ट्री को सेटअप कर लेते हैं। यहाँ तक था हमारा पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन कौन से यहाँ पे उनके गवर्नर अपॉइंट हुए फ्रेंच के, वो डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।